नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में, क्योंकि रशिया ने अनाउंस किया है कि वो विड्रॉ करने जा रहा है ओएसटी से। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, रशिया विड्रॉज फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी आफ्टर यूएस डिपार्चर। तो आपको मैं बता दूं कि पिछले साल नवंबर के महीने में यूएस ने भी विड्रॉ कर लिया था ओपन स्काईज ट्रीटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये ओपन स्काईज ट्रीटी होती क्या है, यहां पर यूएस ने क्यों विड्रॉ किया, रशिया ने फिर आखिरकार क्यों विड्रॉ किया, इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, हर एक चीज को डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो फ्राइडे को रशिया के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ करेगा। आप ध्यान रखिएगा, ओपन स्काईज ट्रीटी के अंदर क्या है कि जब आप अनाउंस करते हो कि आप विड्रॉ करने वाले हो, तो फाइनली ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो 6 महीने के बाद आप विड्रॉ करते हैं। आप अनाउंस तो कर देते हैं लेकिन 6 महीने के बाद वो इफेक्ट में आता है। तो सेम यही चीज यूएस के साथ भी हुआ था। तो यूएस ने मई के महीने में 2020 में अनाउंस किया था और फाइनली नवंबर में जाकर ये विड्रॉ कर लिया था ऑफिशियली। अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो विड्रॉ किया जा रहा है रशिया के द्वारा भी, इसके कुछ सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर कई ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से यहां पर जो अलग अलग देश हैं, स्पेशली रशिया और यूएस, उनके अंदर किस तरह की गतिविधि चल रही है, क्या वो किसी प्रकार का मिलिट्री बिल्डअप तो नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीजों का पता लगाया जा सकता था ओपन स्काईज ट्रीटी के थ्रू, जो कि शायद अब नहीं किया जा सकेगा। जैसा कि आप यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नवंबर में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यहां पर विड्रॉ कर लिया था और ये अक्यूज किया था रशिया को कि रशिया ने वायलेट किया है ये ट्रीटी और इसलिए हम चाहते हैं कि हम इससे विड्रॉ कर जाएं। और फाइनली यहां पर मॉस्को का कहना है कि वॉशिंगटन ने यहां पर ट्रीटी को विड्रॉ कर लिया है, तो हमारा रहने का कोई मकसद नहीं है इसके अंदर और हम भी यहां से इसको विड्रॉ करते हैं। तो इसके बारे में भी मैं वापस आऊंगा, उसके पहले समझ लेते हैं कि ये ओपन स्काईज ट्रीटी होती क्या है। अब देखिएगा, आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जो बाइपोलर वर्ल्ड था, यहां पर एक तरफ यूएस था, दूसरी तरफ रशिया था, दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक कोल्ड वॉर चला था। 1955 में जब यूएस के प्रेसिडेंट ड्वाइट एसेनहावर थे, उन्होंने यहां पर प्रपोज किया था कि इस तरह का एक ट्रीटी लाना चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच में जो एक तरह से मतभेद हैं, जो टेंशन्स हैं, उसको किसी प्रकार से रोका जा सके। तो यहां पर फाइनली जाकर 1992 में, आप देख सकते हो 1955 में प्रपोज किया गया था, लेकिन फाइनली 1992 में, क्योंकि आपको याद होगा 1992 के पहले जस्ट जो सोवियत यूनियन है वो आपका खत्म हो गया था और उसके बाद रशिया सामने आया था। तो यहां पर 1992 में जाकर यूएस और रशिया के बीच में यहां पर ये ट्रीटी साइन होती है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यूएस के द्वारा जो बैक्ड किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन था, आपको पता है नाटो, और यहां पर दूसरी तरफ जो रशिया था उसके द्वारा बैक्ड किया हुआ ये आपका पैक्ट है जिसको कहते हैं वॉर्सॉ पैक्ट। तो वॉर्सॉ पैक्ट के जो कंट्रीज थे और दूसरी तरफ जो यूएस लेड नाटो था, दोनों के बीच में एक तरह से आप कह सकते हो ये वाला ट्रीटी हुआ था जिसको कहते हैं ओपन स्काईज ट्रीटी। और ये इफेक्ट में आया 2002 में, क्योंकि ट्रीटी साइन होना अलग बात है लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से रेक्टिफाई करना, क्योंकि अपने देश के पार्लियामेंट में भी उसको रेक्टिफाई करना होता है। तो फाइनली जाकर 35 सिग्नेटरीज थी इसके अंदर और 2002 में ये इफेक्ट में आता। आप यहां पर देख सकते हो कि ये फिनलैंड में ये आपका साइन किया गया था 1992 में, इफेक्टिव में आता है 2002 में, और यहां पर इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये अनलिमिटेड चल सकता है। इसके अलावा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 35 जो मैंने देश बताएं उसमें से 34 कंट्रीज ने रेक्टिफाई कर लिया था, लेकिन एक देश है दैट इज किर्गिस्तान, उसने यहां पर रेक्टिफाई नहीं किया था, इसीलिए 34+1 कई बार कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा इसको। अब यहां पर दोस्तों देखते हैं कि ये होता क्या है, ये ओपन स्काईज ट्रीटी का मतलब क्या है। तो देखिए, ये एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए है देशों के बीच में, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया रशिया और यूएस के बीच में काफी लंबे समय तक कोल्ड वॉर चला था। इसको देखते हुए यहां पर यूएस को कई बार डर लगता था कि रशिया अपने देश के अंदर क्या कर रहा है, रशिया को डर लगता था कि यूएस अपने देश के अंदर क्या कर रहा है, जो नाटो के एलाइज हैं कहीं वो यहां पर वॉर्सॉ वाले जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ हमला तो नहीं कर देंगे। तो हमेशा ये जो आपका कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसको ये बिल्ड करने की कोशिश करता है। अब कैसे कर सकता है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये वर्ल्ड का मैप है।
अब सपोज मैं कहता हूं कि यूएस को डर लग रहा है कि रशिया के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है, तो यहां पर यूएस क्या कर सकता है, रशिया से परमिशन ले सकता है, ओपन स्काईज ट्रीटी में परमिशन ले सकता है कि हम यहां पर आपके इस रूट से अपने प्लेन को गुजारेंगे, मतलब यहां से उनका प्लेन जाएगा और उस फ्लाइट के अंदर कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजी लगे रहेंगे जिसकी वजह से यहां पर जो यूएस है वो पता कर लेगा कि रशिया के इस पर्टिकुलर एरिया में किसी प्रकार की गलत गतिविधि तो नहीं हो रही है, मिलिट्री टाइप की चीजें तो नहीं की जा रही हैं यूएस के खिलाफ। तो यहां पर एक तरह से अपने फ्लाइट को गुजार सकता है, मतलब कि उसको यहां से एक पर्टिकुलर एरिया में भेज सकता है ताकि पता लगा सके कि रशिया के अंदर कुछ गलत चीजें तो नहीं की जा रही हैं। यही होता है ओपन स्काईज ट्रीटी। और इसमें यहां पर बताया गया इस ट्रीटी के अंदर कि अगर यूएस को लगता है कि अपने फ्लाइट को वो भेजना चाहता है तो वो 72 आवर्स पहले बता देगा रशिया को, और 24 आवर्स पहले यहां पर उसको अपना पाथ बताना होगा, मतलब रास्ता बताना होगा कि हमारी फ्लाइट मॉस्को से गुजरते हुए इस पर्टिकुलर एरिया से गुजरते हुए गुजरेगी, तो पहले से इंफॉर्म करना होता है। सेम यही चीज रशिया भी कर सकता है, रशिया भी कह सकता है कि हमारी फ्लाइट न्यूयॉर्क से गुजरते हुए इस पर्टिकुलर एरिया से गुजरते हुए जाएगी और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम पता लगा लेंगे कि आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो अपने देश के अंदर, किसी प्रकार का बहुत ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप तो नहीं कर रहे हैं। तो यही मेन चीज है दोस्तों। आई होप कि इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा ये ओपन स्काईज ट्रीटी है क्या। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी देश के पास इंफॉर्मेशन गैदर होंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं रशिया ने अपना एक फ्लाइट भेजा यूएस से गुजरते हुए, राइट, तो यहां पर रशिया के पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उस इंफॉर्मेशन को इन सभी मेंबर्स के साथ, ये जो 35 मेंबर्स मैंने आपको बताए, इन सभी के साथ मिलकर वो डेटा शेयर करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो डेटा सिर्फ रशिया अपने पास यूज कर सकता है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहां पर फ्लाइट के अंदर अब आप कह सकते हो कि जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगा वही उसके पास ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ट्रीटी के अंदर बोला गया कि आपकी जो फ्लाइट गुजरेगी उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगा है, जो रडार सिस्टम लगा है जिसके थ्रू आप इमेजिंग ले सकते हो उस लैंड की, वहां पर अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी ही यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी चाहे आप यूज कर सकते हैं। तो ओपन स्काईज ट्रीटी के अंदर ये भी लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों ओपन स्काईज ट्रीटी, ताकि दोनों देश कंफर्म कर सके। अगर एक देश को लगता है कि यहां पर उसके देश में कुछ गलत गतिविधि हो रही है तो अपने फ्लाइट के थ्रू गुजर सकता है और यहां पर देख सकता है कि कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यूएस ने विड्रॉ क्यों किया। तो क्योंकि यहां पर वॉशिंगटन के अंदर कई दशक से यहां पर एक आशा जताई जा रही थी कि रशिया नॉन कंप्लायंस कर रहा है, मतलब कि रशिया को जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए थे ओपन स्काईज ट्रीटी के, वो यहां पर नहीं कर रहा है। बेसिकली यहां पर आरोप था मॉस्को के ऊपर कि जब भी यहां पर यूएस चाहता है कि रशिया के थ्रू कोई फ्लाइट को गुजारे, वो गुजरने नहीं देता है, और यहां पर रशिया जब भी चाहे वो यूएस के थ्रू यहां पर अपनी फ्लाइट को गुजारने देता है। तो इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी और यहां पर यूएस के द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा था रशिया के ऊपर कि वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा। इनफैक्ट यहां पर ट्रंप ने तो एक और आरोप लगाया था 2017 में। ट्रंप एक तरह से नाखुश हो गए थे क्योंकि रशिया की एक फ्लाइट थी, वो ट्रंप के जो एक पर्टिकुलर गोल्फ कोर्स है न्यू जर्सी स्टेट के अंदर, वहां से रशिया ने अपनी फ्लाइट को गुजारा था। इसके लिए ट्रंप नाखुश हो गए थे और इन सभी चीजों को देखते हुए फाइनली मई 2020 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया कि हम विड्रॉ करेंगे, और जैसा मैंने बताया 6 महीने के बाद ऑफिशियली विड्रॉ कर लेते हैं, और नवंबर 2020 में यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया। लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि आखिरकार क्या रीजन है रशिया ने भी विड्रॉ कर लिया। अब देखिएगा, एक और यहां पर यूएस के द्वारा आरोप लगाया गया था। यूएस का यह कहना था कि रशिया की एक टेरिटरी है कैलिनग्रैड, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये जो पोलैंड आप देख रहे हो और ऊपर लिथुआनिया है, ये दोनों देश, लेट मी टेल यू, ये नाटो के देश है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो आपने सुना होगा। मैंने आपको बताया कि यूएस के द्वारा लेड किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और रशिया की तरफ से कौन सा पैक्ट था, वॉर्सो पैक्ट, मैंने आपको बताया। तो लिथुआनिया और पोलैंड दोनों ही आपके नाटो के देश हैं, और यहां पर इसके बीच में रशिया की छोटी सी टेरिटरी है कैलिनग्रैड, इसको कहा जाता है। तो यहां पर यूएस के द्वारा एक और आरोप लगाया जा रहा था कि जब भी यूएस चाहता है कि अपने फ्लाइट को यहां से गुजरते हुए देखे और देखे कि कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, तो रशिया हमेशा मना कर देता था, कैलिनग्रैड से आप अपनी फ्लाइट को नहीं गुजर सकते। तो इसकी वजह से भी यहां पर रशिया, जो यूएस था, वो नाखुश था। इसके अलावा यहां पर रशिया का क्या डिफेंस था, रशिया का कहना था कि नहीं, हमने ऑलरेडी ट्रीटी के अंदर मेंशन कर दिया था कि फ्लाइट इधर से नहीं गुजरेगी, और यहां पर रशिया का कहना था कि ये सभी चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहा है। लेकिन यहां पर रशिया ने भी क्यों विड्रॉ कर लिया, क्योंकि यूएस ने तो विड्रॉ कर लिया। रशिया ने इसलिए विड्रॉ किया दोस्तों क्योंकि रशिया का यह कहना था कि हमने सभी नाटो मेंबर से यह कहा कि अगर आप अपनी फ्लाइट, फॉर एग्जांपल यहां पर जो जर्मनी है वो नाटो का मेंबर है, तो जर्मनी अगर रशिया से कोई फ्लाइट को गुजर रहा है और उससे अपने इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, तो रशिया का कहना था क्योंकि अब यूएस तो विड्रॉ कर चुका है इस पर्टिकुलर ट्रीटी से, तो ये इंफॉर्मेशन आप यूएस के साथ
जो है शेयर नहीं करेंगे। लेकिन रशिया का कहना था कि यहां पर बाकी की जो नेटो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से कुछ पुख्ता जवाब नहीं आ रहे थे, उनकी तरफ से अश्योरेंस नहीं आ रहा था कि जो इंफॉर्मेशन वो गैदर करेंगे हमारे लैंड के थ्रू वो वॉशिंगटन के साथ ना शेयर करें। लेकिन और इसी को देखते हुए रशिया का कहना था कि ये सारी चीजें यूएस के साथ शेयर हो सकेंगी, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम भी इस पर्टिकुलर ट्रीटी से विड्रॉ कर लें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे सारे इंफॉर्मेशन यूएस के पास चला जाएगा। तो यही है दोस्तों, यहां पर रशिया ने भी विड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1992 में इसको लाया गया था, लेकिन उस समय आपने देखा होगा कि सैटेलाइट वगैरह के थ्रू बहुत कम चीजें पता लगाई जा सकती थी। आजकल क्या है, कहीं पर भी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना है, कुछ भी करना है तो सैटेलाइट के माध्यम से हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में भी दोस्तों देखोगे हर एक चीज हम सैटेलाइट के माध्यम से नहीं कर सकते। इसके लिए यह ट्रीटी इंपॉर्टेंट था कि फ्लाइट के थ्रू यहां पर उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी रहती थी उसके थ्रू किसी भी लैंड पर क्या चल रहा है वो हम पता लगा सकते थे। लेकिन अब ये क्योंकि ट्रीटी एक तरह से ऑलमोस्ट ब्रेक हो गई है, क्योंकि जो दो बड़े देश थे वो इससे हट चुके हैं, तो इस ट्रीटी का कुछ मतलब नहीं रहा है। तो अब हो सकता है फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, किसी प्रकार का जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पहले रहता था वो वापस से ना आ जाए, अदरवाइज ये पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकता है। नेक्स्ट यहां पर क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ऑलरेडी रशिया और जो यूएस हैं वो बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटी से विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि 2019 में यूएस और रशिया ने दोनों ने यहां पर इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था। यह ट्रीटी 1987 में आई थी और दोनों देश के बीच में एक तरह से एग्रीमेंट था कि यहां पर जो बहुत ही ज्यादा लीथल मिसाइल सिस्टम्स होते हैं उसको यहां पर वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि विश्व में जो खतरा है न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह का वो कम हो सके। ऑलरेडी वो लोग इससे विड्रॉ कर चुके हैं। वापस से यहां पर एक और नया खतरा है कि न्यू स्टार्ट एक ट्रीटी है दोस्तों, न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट है, ये एक्सपायर होने वाला है 2021 में। ध्यान रखिएगा ये एक्सपायर होगा 2021 में 5 फरवरी। और आपको पता है कि 20 जनवरी को यहां पर जो बाइडेन वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो अभी तक क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि चाइना को भी इसका पार्ट होना चाहिए। ये जो न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल है, मतलब कि दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर आर्म्स है उसको एक तरह से कंट्रोल किया जाता था। लेकिन यहां पर ट्रंप चाहते थे कि चाइना भी आज के डेट में एक बहुत बड़ा मजबूत देश बन गया है, तो चाइना को भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। लेकिन चाइना यहां पर रिलक्टेंट था, वो इसके अंदर शामिल नहीं होना चाहता था। और इसीलिए ट्रंप का कहना था कि इस ट्रीटी का मतलब नहीं है, हम इससे विड्रॉ कर लेंगे जब ये एक्सपायर हो जाएगा 5 फरवरी 2021 को। लेकिन अब जो बाइडेन यहां पर प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और वो एक तरह से इंटरेस्ट दिखाए हैं कि ये ट्रीटी को प्रिजर्व किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी आगे चलकर कि क्या एक्चुअल में ये ट्रीटी रहता है कि नहीं, क्या रशिया और यूएस के बीच में सुधार होता है कि नहीं। तो यहां पर ऑलरेडी जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारे ट्रीटी से विड्रॉ किया जा रहा है। यहां पर फाइनली ये जो ओपन स्काईज ट्रीटी था ये भी एक तरह से आप कह सकते हो समाप्त हो चुका है। अब यहां पर जाने से पहले दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने अभी आपसे चर्चा किया न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के बारे में। तो यहां पर इसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट मैंने पूछ लिया है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दो स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।